दोस्तों, आज की कहानी है इल्जाम। प्रतीक्षा एक पढ़ी लिखी समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उसने अपने माता पिता को एक एक पैसे के लिए पसीना बहाते हुए देखा था, इसलिए वह पैसे की कीमत जानती थी। उसने खुद बहुत मेहनत की थी, अपनी पढ़ाई पूरी की। आज बड़ी कंपनी में एक ऊंचे पद पर थी। उसके पति शरद जोशी जी का कपड़ों का बिजनेस था। उसका मार्केट में कपड़ों का शोरूम था जो बहुत ही अच्छा चलता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। प्रतीक्षा अगर चाहती तो वह घर पर आराम से रह सकती थी और उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने नौकरी करने का रास्ता चुना। वह हमेशा से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। शरद जोशी ने भी कभी उसे काम करने से मना नहीं किया। उसका मानना था कि हर लड़की को अपने मन के अनुसार रहने और काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए उसने कभी भी प्रतीक्षा को किसी बात के लिए नहीं टोका। प्रतीक्षा अपने ऑफिस में भी पूरी मेहनत से काम करती थी। ऑफिस के सभी लोग उसके काम से बहुत खुश रहते थे, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वही कुछ जलने वाले भी होते हैं। प्रतीक्षा के ऑफिस में भी अनुज नाम का एक लड़का काम करता था। उसकी और प्रतीक्षा की नौकरी एक ही दिन लगी थी, लेकिन प्रतीक्षा अपनी मेहनत और लगन की वजह से उससे काफ़ी आगे निकल गई थी। वह उसके साथ साथ दूसरों का काम भी चुटकी में कर देती थी। उसकी यही कामयाबी अनुज के मन को बहुत चुभती थी। वह अंदर ही अंदर प्रतीक्षा से बहुत ईर्ष्या करता था। उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता। एक दिन उसके खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया। वह देखने में काफी स्मार्ट और आकर्षक था। बहुत लड़कियां उस पर मरती थी। उस पर तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्रतीक्षा को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। यही सोचकर वह उसके आसपास मंडराने लगा। उसका ध्यान रखना, कभी उसके लिए काफी ले आता, कभी साथ लंच करने बैठ जाता। प्रतीक्षा को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वह प्रतीक्षा के करीब जाकर बातों ही बातों में उसे छूने की कोशिश करने लगा। प्रतीक्षा का उसका व्यवहार कुछ असामान्य लगा। वह उससे थोड़ा दूर रहने लगी। एक दिन प्रतीक्षा को ऑफिस में थोड़ा काम था। उसने सोचा कि काम खत्म करके ही घर जाऊंगी, और वह ऑफिस में ही काम करती रही। बाकी लोग घर पर जा चुके थे। अनुज को जैसे ही मौके की तलाश थी, वह प्रतीक्षा के पास आकर बैठ गया। प्रतीक्षा, तुम कितना काम करती हो, थक जाती होगी। उसने ही प्रतीक्षा को इस तरह से देखा जैसे कोई बाज अपने शिकार को देख रहा हो। नहीं नहीं, थकान कैसी, मुझे तो काम करना अच्छा लगता है, बिना उसके तरफ देखे ही जवाब दिया। काम करते करते प्रतीक्षा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, और कितनी लकी है जो तुम्हारे चेहरे को छू सकते हैं। और हाँ, एक हम है जो दूर से ही तुम्हें देखते रहते हैं। अनुज उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, यह कैसी बात कर रहे हो तुम, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रतीक्षा ने ऊंची आवाज में कहा। सच प्रतीक्षा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और ना जाने कब से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, प्रतीक्षा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में उसकी हवस साफ दिखाई दे रही थी। प्रतीक्षा ने अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। प्रतीक्षा का हाथ अनुज के गोरे गोरे गाल पर छप गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें,
ऐसी बातें करते हुए मैं कई दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारे इस जरूरत से ज़्यादा मीठे व्यवहार को अब मिल गया तुम्हें जवाब। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, प्रतीक्षा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अनुज भी गुस्से से तमतमाते हुए वहां से निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा जवाब भी कोई दे सकता है, क्योंकि आज तक तो वह यही समझता था कि मुझे तो कोई लड़की मना नहीं कर सकती। वह गुस्से से अंदर ही अंदर चल रहा था। उसने प्रतीक्षा से बदला लेने की ठानी, लेकिन उसे सही मौके की तलाश थी। एक दिन जब वह ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था तो उसने देखा कि प्रतीक्षा किसी से फोन पर बड़े हंस हंस कर बात कर रही थी। उस समय प्रतीक्षा की हंसी उसे तीर की तरह चुभ रही थी। उसने पता किया तो पता चला कि प्रतीक्षा अपने पति से बात कर रही है। उसने प्रतीक्षा और उसके पति के बारे में सारी जानकारी हासिल की और अपने खुरापाती दिमाग में षड्यंत्र रचने लगा। प्रतीक्षा अपने पति से बहुत प्यार करती है ना, उसी के लिए उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, और मैं मुझ पर हाथ भी उठाया तो क्यों ना मैं उन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दूं, तो सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। कुछ दिन बाद अनुज प्रतीक्षा के पति शरद जोशी के शोरूम पर पहुंच गया। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए सुंदर सी साड़ी दिखाइए, अनुज ने शरद जोशी से कहा। शरद जोशी ने अपने एक सेल्समैन से साड़ी दिखाने को कहा और खुद भी वहीं बैठ गया। कई साड़ियां देखने के बाद उसे एक गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आई। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट देना है, वह यह साड़ी देख मुझे गले लगा लेगी, अनुज ने शरद जोशी को सुनाते हुए जोर से कहा। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, यह साड़ी है ही इतनी सुंदर, सेल्समैन से कहा। शरद जोशी ने उनकी बात सारी सुन रहा था जैसा कि अनुज चाहता था। क्या आप यह साड़ी मेरी गर्लफ्रेंड के घर मेरी तरफ से पार्सल करवा देंगे, अनुज ने पूछा। क्यों नहीं सर, हम तो है ही आपकी सेवा करने के लिए, आप पता दीजिए, हम वहां पहुंचा देंगे, सेल्समैन ने अपनी डायरी निकालते हुए कहा। प्रतीक्षा के घर का पता डायरी में लिखवाने लगा। अपने घर का पता अनुज के मुंह से सुनकर शरद जोशी चौंक गया। क्या आपने पता सही लिखवाया है? एक बार चेक कर लीजिए, शरद जोशी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल यही पता है। मैं भला अपनी जान का पता कैसे भूल सकता हूँ, अनुज ने शरद जोशी को परेशान करने के लिए कहा। शरद जोशी के मन में कई सवाल उठने लगे। यही तो अनुज चाहता था। वह मन ही मन खुश हो रहा था। आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, शरद जोशी ने पूछा। अरे नाम क्या, मैं आपको उसकी तस्वीर ही दिखा देता हूँ। वैसे उसका नाम प्रतीक्षा है, और यह रही उसकी तस्वीर, उसने अपनी जेब से तस्वीर निकालते हुए कहा। यह तस्वीर उसने ऑफिस की एक पार्टी में प्रतीक्षा के साथ खिंचवाई थी, जिसमें वह प्रतीक्षा का हाथ पकड़े हुए था। उसने यह तस्वीर शरद जोशी के हाथ में पकड़ा दी। उसे देखते ही शरद जोशी भौचक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मुस्कुराहट से पूछा, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम इसे कब से जानते हो? काफी समय से, हम दोनों की नौकरी एक ही दिन लगी थी, तभी से हम दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दूसरे को देखे बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। बस यह समझ लो कि हम दोनों दो जिसमें एक जान है। अनुज शरद जोशी को जलाने के लिए झूठी कहानी सुनाए जा रहा। उसकी बातों का असर शरद जोशी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। शरद जोशी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रतीक्षा ऐसा भी कर सकती है। हम तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन यह अनुज भी क्यों झूठ बोलेगा? या तो जानता भी नहीं है कि मैं प्रतीक्षा का पति हूँ। वैसे भी जहाँ आग होती है वही धुआं होता है। कुछ तो जरूर है जो यह इतने विश्वास के साथ कह रहा है, नहीं तो कोई किसी के बारे में ऐसी बातें क्यों करेगा? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अनुज की चाल कामयाब हो गई थी। उसने शरद जोशी के मन में शंका का बीज बो दिया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप यह साड़ी पैक करके मेरे दिए पते पर पहुँचा देना। उसने साड़ी की कीमत चुकाई और मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब आएगा मजा।
मैं तो अपना काम कर दिया, अब देखता हूँ वह क्या करती है। अनुज ने उन दोनों के रिश्ते में तीली लगा दी थी। इधर इन सब बातों से अनजान प्रतीक्षा जब शाम को पहुंची तो शरद जोशी का मूड कुछ ज्यादा खराब था। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतीक्षा से पूछे कि प्रतीक्षा ने बहुत कोशिश की शरद जोशी से पूछने की, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अगले दिन प्रतीक्षा हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकली, लेकिन इस बार शरद जोशी भी उसके पीछे पीछे गया। वह देखना चाहता था कि अनुज की बातों में कितनी सच्चाई है। जैसे ही प्रतीक्षा ऑफिस के गेट पर पहुंची तो अनुज उसे ऊपर बालकनी से देख रहा था। तभी उसकी नजरें कुछ दूरी पर खड़े शरद जोशी पर गई। अनुज समझ गया कि शरद जोशी उस पर नजर रख रहा है। वह स्फूर्ति से नीचे आया और प्रतीक्षा से बड़े संस्कार भरी बातें करने लगा। हेलो प्रतीक्षा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ और एक बार फिर से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। अनुज ने अपना हाथ प्रतीक्षा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। प्रतीक्षा एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने सोचा कि जब हमें एक ही ऑफिस में काम करना है तो सबसे बनाकर ही चलना चाहिए। यही सोचकर उसने अनुज के साथ हाथ मिलाया और दोस्ती की एक नई शुरुआत की। वह मन की साफ थी, इसलिए उसने अनुज को माफ कर दिया, लेकिन वह अनुज के इरादों को नहीं जानती थी। दूर खड़ा शरद जोशी यह सब देख रहा था। उसे उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उसने दोनों को हाथ मिलाते और हंसकर बातें करते करते यह देखा। उसका शक और भी गहरा हो गया था। अनुज और प्रतीक्षा जब ऑफिस के अंदर गए तो वह भी अपने शोरूम पर आ गया। उसके मन में शक का घर कर गया था, जिसके चलते उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं होता। वह शाम को जल्दी घर पहुंच गया, यह देखने के लिए कि प्रतीक्षा अकेली आती है या अनुज उसे छोड़ने आता है। उसने देखा कि प्रतीक्षा अकेली ही आई है। वह सोचने लगा कि कहीं इन दोनों ने मुझे ऑफिस के बाहर देख तो नहीं लिया और शायद इसलिए अनुज उसे छोड़ने ना आया हो। शरद जोशी अपने इन्हीं सवाल जवाबों में उलझा हुआ था। तभी प्रतीक्षा अंदर आई। अरे, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? प्रतीक्षा खुश होकर शरद जोशी को छेड़ते हुए बोली, क्योंकि हमेशा तो वही पहले घर पहुंचती थी। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी आ गया। क्यों, कोई परेशानी है क्या? मेरी जल्दी आने से शरद जोशी ने रूखेपन से जवाब देते हुए कहा। कैसी बात करते हो शरद, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जल्दी आ गए। वैसे भी काम के चलते हमें कम ही समय मिल पाता है एक दूसरे से बात करने का। प्रतीक्षा ने फ्रिज से पानी निकालते हुए कहा। हाँ, तुझे अब मेरी बातें कहाँ अच्छी लगेगी? शरद ने ताना मारते हुए कहा। क्या हो गया आज शरद, तुम्हें ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? चलो छोड़ो सब, चलो आज डिनर कहीं बाहर करने चलते हैं। प्रतीक्षा ने शरद का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मेरा मन नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। कहते हुए शरद अपने कमरे में चला गया। प्रतीक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शरद को क्या हो गया। उसने खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। शरद जोशी सो चुका था। प्रतीक्षा भी पलंग की दूसरी तरफ जाकर सो गई। अगले दिन जब प्रतीक्षा ऑफिस से जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी नज़र पलंग पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। वही पैकेट था जो कि अनुज द्वारा भेजा गया था, लेकिन प्रतीक्षा को लगा कि तोहफा शरद उसके लिए लाया है। उसने जल्दी जल्दी पैकेट खोला। अपनी पसंद के रंग की साड़ी देखकर वह खुशी से जाकर शरद से लिपट गई। शरद, तुम कितने अच्छे हो, मेरी पसंद भी कितनी अच्छी तरह जानते हो। वाह, इतनी सुंदर साड़ी है। तुम्हारी पसंद सिर्फ मुझे पता हो या जरूरी तो नहीं? शरद ने उसे हटाते हुए कहा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो?
शरद साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। प्रतीक्षा ने चिढ़ते हुए कहा। तो सुनो, यह साड़ी मैं नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर शायद तुम्हारे किसी चाहने वाले ने भेजी है। शरद ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? मेरा कौन चाहने वाला है? प्रतीक्षा गुस्से में चिल्लाई। वही जिससे तुम रोज ऑफिस में हंसते हंसते मिलती हो, वही जिसे हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाती हो, वही जिसके बिना तुम्हें एक पल भी चैन नहीं मिलता, और वही जिसे तुम्हारी पसंद की यह साड़ी भेजी है। शरद ने बल खाते हुए कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो शरद? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुमने मुझे कब ऑफिस में किसी के साथ हंसते बात करते देख लिया? तुम तो कभी मेरे ऑफिस नहीं आए। प्रतीक्षा ने आश्चर्यचकित होकर शरद की ओर देखा। क्यों, मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ जा सकता क्या? हाँ, मैं आया था तुम्हारे ऑफिस, और तुम्हें और अनुज को मैंने अपनी आंखों से देखा था, खिलखिलाकर हंसते हुए। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? शरद गुस्से से दहाड़ा। तो वह बात है, तुम मुझ पर नजर रखते हो, पीछा करते हो मेरा। अब समझी क्यों? तुम्हारा व्यवहार कुछ दिनों से बदला हुआ है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अगर मुझ पर शक है तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं ही तुम्हें सब सच बता देती। प्रतीक्षा चिल्लाई। तुम क्या सच बताओगे? अनुज ने मुझे सब बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। फिर अब झूठ बोलने से क्या फायदा? तुम इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोलती आ रहे हो। शरद के अंदर का ज्वालामुखी फट चुका था। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि शरद को अपने आप पर काबू नहीं रहा। वह उसने प्रतीक्षा के ऊपर हाथ उठा दिया। अब तो प्रतीक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बिना सच्चाई जाने खुद ही फैसला कर लिया। पहले सच जानने की कोशिश तो करते, तब मैं बताती कि सच क्या है। और तुम अनुज को कैसे जानते हो? मैं तो कभी तुम्हें किसी से मिलवाया नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं मिलवा सकती? तो नहीं मिलवाओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? वह खुद आया था शोरूम पर, और यह साड़ी जिसे पहनकर तुम इतना खुश हो रही हो, उसने मेरे सामने ही खरीदी थी। और जब उसने साड़ी भेजने के लिए हमारे घर का पता लिखवाया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मेरे पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो तुम दोनों के बीच ना जाने कब से चल रहा है। बहुत दिन धोखे में रख लिया, लेकिन अब और नहीं। शरद जोशी ने गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद किया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। उसके जाते ही प्रतीक्षा धम से पलंग पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वह शरद के व्यवहार से बहुत दुखी थी। आज उसके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। बिना किसी गलती के, बिना सच्चाई जाने शरद ने मुझ पर शक किया, हाथ उठाया। प्रतीक्षा की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं यह बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सारी बातें साफ करनी होगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि अनुज मुझे इस तरह बदला लेगा। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। प्रतीक्षा ने आंसू पोंछते हुए मन ही मन कहा। अगली सुबह प्रतीक्षा ऑफिस के लिए तैयार हुई और शरद भी जाने के लिए तैयार था। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आज तुम अपने काम पर नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे। जैसे ही शरद जाने लगा तो प्रतीक्षा ने उससे कहा, मुझे कोई शौक नहीं है, ना तुम्हारे ऑफिस जाने का और नहीं तुम्हारे दोस्तों से मिलने का। शरद ने गुस्से से कहा, शौक नहीं है तो क्यों पीछा करते हुए गए थे? अब साथ चलो तो दिखाती हूँ तुम्हें ही कि सच्चाई क्या है। प्रतीक्षा ने कहा, अब क्या दिखाना बाकी रह गया है? क्या सच तो यह है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। शरद ने कहा, वह तो बाद की बात है, सजा किसको मिलेगी, लेकिन अभी तुम चलो मेरे साथ। प्रतीक्षा ने निडर होकर कहा। फिर तुम दोनों ऑफिस के लिए चल दिए। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। ऑफिस पहुंचते ही प्रतीक्षा ने अनुज को अपने केबिन में बुलवाया और उसे गुस्से में सब कुछ सच बताने के लिए कहा। अनुज, तुमने जो कुछ भी शरद से कहा है
उसका पूरा सच बताओ। प्रतीक्षा ने अनुज की तरफ गुस्से से देखा। कौन सा सच? यह तुम कैसी बातें कर रही हो प्रतीक्षा? हो तो आप शरद तुम्हारा पति है? मुझे तो पता ही नहीं था। खैर छोड़ो, या अब जब सच सामने आ ही गया है तो किस बात का डर है? अनुज ने शरद की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनते ही शरद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से प्रतीक्षा और अनुज को घूर रहा था। तभी प्रतीक्षा ने आगे बढ़कर एक जोरदार चाटा अनुज के गाल पर जड़ दिया। वह हड़बड़ा गया और गुस्से से प्रतीक्षा को देखने लगा। यह तुम्हारी दूसरी बार प्रतीक्षा ने उसे थप्पड़ मारा था। तुम सच सच बताते हो या मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूं कि तुम कैसे हो? प्रतीक्षा ने धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं प्रतीक्षा, ऐसा मत करना। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैं सब सच सच बताता हूँ। अनुज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और तभी से मैं तुमसे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन जब मैं तुम्हें अपने पति से फोन पर बात करते हुए सुना, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। बस तभी मैंने तुम दोनों के रिश्ते में दरार डालने का प्लान बना लिया और शरद जोशी के शोरूम पर जाकर उसे हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाया, जिस पर उन्होंने विश्वास कर लिया। मुझे माफ कर दो प्रतीक्षा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। शरद भी तुम मुझे माफ कर दो। शरद, मैं तुमसे जो कुछ भी कहा था यह सब झूठ था। अनुज ने हाथ जोड़कर कहा। सच्चाई पानी की तरह साफ दिखाई दे रही थी। शरद जोशी प्रतीक्षा के साथ किया अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था। उसने प्रतीक्षा की तरफ देखा तो अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वह गुस्से से अनुज पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखल देने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे दूर रहना, फिर भी तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम जैसे लोगों को इस ऑफिस में होना ही नहीं चाहिए। प्रतीक्षा ने अनुज का गिरेबान पकड़कर उसे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया और उसकी शिकायत अपने सीनियर ऑफिसर से कर दी। कुछ ही दिनों में अनुज को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शरद जोशी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रतीक्षा से कैसे माफी मांगे। उधर प्रतीक्षा भी मन ही मन बहुत परेशान थी कि शरद ने उसे गहरी चोट पहुंचाई थी। वो शरद जोशी से बहुत नाराज थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। वह रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाती और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाती। शरद ने एक दो बार बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक्षा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर शरद जोशी ने सोचा कि थोड़े दिनों में प्रतीक्षा खुद ही ठीक हो जाएगी। यही सोचकर उसने बात करने की ज्यादा कोशिश नहीं की। कई दिनों तक ऐसे ही चलते रहा। फिर एक दिन प्रतीक्षा ने अपना फैसला शरद को सुना दिया। शरद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रतीक्षा ने कहा। हाँ कहो, मैं तो कब से तुम्हारी बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया और तुझ पर इल्जाम लगा दिया। शरद बोल ही रहा था कि प्रतीक्षा ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह सब जाने दो, जो होना था सो हो गया। अब मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। प्रतीक्षा ने शरद से कहा। शरद उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। यह तुम क्या कह रही हो प्रतीक्षा? इतना भी कैसा गुस्सा? इतनी छोटी सी बात के लिए क्या मुझे छोड़ दोगी? और फिर मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। शरद एक साथ में सब बोलते जा रहा था। तभी प्रतीक्षा ने उसे टोका। तुम्हारे शायद छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले तो तुमने मुझ पर शक किया, जबकि तुम मुझे जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और अगर शक था तो फिर पहले तुम्हें
मुझसे पूछना चाहिए था। मैं वह सच्चाई बता देती, लेकिन वह तुमने जरूरी नहीं समझा। मुझ पर विश्वास रखने की बजाय तुमने यह अनजान आदमी पर विश्वास कर लिया, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ साथ रहने का क्या फायदा। प्रतीक्षा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, नहीं प्रतीक्षा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दो। प्रतीक्षा, आगे से ऐसा नहीं होगा, शरद ने माफी मांगते हुए कहा। आगे ऐसा ना हो इसलिए कि मैं ऐसा कह रही हूँ। तुमने मुझे बहुत चोट पहुँचाई है शरद, मैं अब जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। प्रतीक्षा अपना बैग उठाते हुए, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? मायके। जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी। क्या तुम मुझे माफ कर वापस आओगी? शरद ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। प्रतीक्षा ने बैग उठाया और गेट पर खड़ी टैक्सी पर बैठ गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।